हेलो बच्चों, मेरा नाम जतिन है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे और यही सीरीज हमारी चलती जा रही है जिसमें हम चैप्टर सारे कंप्लीट कर रहे हैं अपने साइंस के क्लास 9 के। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा एटम के कितने कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। एटम ऐसा गोल सा होता है, बीच में न्यूक्लियस इधर उधर, है ना। शायद आपने इससे पिछली क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो अब हम जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। पिछले चैप्टर से हमने जाना था कि एटम्स इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तु होती है, यानी वो पार्टिकल्स जो सबसे छोटे होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, जिसे हम आगे और नहीं तोड़ सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। आज हम जानेंगे कि एटम्स के बारे में, कि एटम्स का जो मॉडल था, जो स्ट्रक्चर था, वो हमें कैसे मिला। तो जैसे इतिहास में पुराने टाइम से ही हिस्ट्री से चलती आ रही हैं चीजें, ठीक है, नई नई खोज होती जा रही हैं, उसी स्टाइल में हम भी चलेंगे और जानेंगे कि एटम पैदा कैसे हुआ, आगे कैसे चला और कैसे कैसे उसको बड़ा हुआ बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एटम्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। पर ये एटम्स नाम भी तो किसी ने दिया होगा ना बच्चे। एटम्स जो ये नाम है वो सबसे पहले हमें दिया था डाल्टन्स ने। किसने दिया था हमें? डाल्टन्स ने। तो डाल्टन्स हमें बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी चीज है, मैटर जिससे बना हुआ है, वो क्या है? टिनी पार्टिकल। वो टिनी पार्टिकल क्या है? एटम है। तो ये एटम वर्ड जो हमें मिला वो दिया हमें डाल्टन्स ने। ठीक है, तो डाल्टन ने हमें एटम के बारे में बताया। क्या नाम था? जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि एक ऐसी चीज है जिसको आप और आगे तोड़ नहीं सकते हो, और वो चार्ज भी होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन पार्टिकल से, इस तरीके के पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनके एटम्स के जो ये पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। आई बात समझ में? इन्हीं चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता है? एटम से पहले ही काफी चीजों की खोज हो चुकी थी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है। एटम तो आज हमें पता है सब चीजों के बारे में, लेकिन पुराने टाइम में हमें नहीं पता था कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। तो हमें इतना पता था कि भाई कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसने किसने खोज की थी सबसे पहले? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने जब खोज की तो बताया क्या? एक नेगेटिव चार्ज नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, इन्होंने पता कैसे करा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है। आई बात समझ में? तो कैसे देखना हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में? सबसे पहले जानेंगे थॉमसन ने बताया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किसके? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो जो जे थॉमसन थे, बहुत टाइम पहले की बात है, 1600 सीसी की, एक बच्चा था जे थॉमसन जिसका नाम था, है ना। तो वो क्या करता है? वो खोजबीन करता है, कुछ चीजों को जानना चाहता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद उनको पता चला कि एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। अब उनके बारे में उन्होंने फिर हमें कुछ बताया भी, या फिर देखिए कुछ बातें बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 10⁻⁹ कौलम। तो ये क्या बताया? किसके बारे में बताया? ये चार्ज के बारे में। यानी हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ये कैसा है? एक नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कौलम। ठीक है, सी मतलब क्या होता है? कौलम, जो चार्ज की हमारी यूनिट होती है। इतना उसके ऊपर चार्ज होता है। किसके ऊपर चार्ज होता है इतना? हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आई बात समझ में? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया गया। मास कितना बताया गया? 9.1 × 10⁻31 kg। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूंगा कि पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, इस सीरीज में हम बेसिकली जानेंगे कि हमारे पेपर के लिए, हमारे एग्जाम के लिए हमें कितना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो एक वीडियो बाद में जब सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, आपको एक शॉर्ट वीडियो 5 घंटे 4 घंटे की वीडियो मिलेगी, जिसमें सारी 9th की साइंस आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में? जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। तो ऐसे मत बैठो, बिल्कुल भी नहीं बैठना है ऐसे। कॉपी और पेंसिल निकाल के बैठो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखते जाना। चलो जल्दी निकालो।
अब बात करते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उसके बाद आया प्रोटॉन का नंबर। प्रोटॉन को किसने दिया हमें? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने पहली बार हमें बताया प्रोटॉन के बारे में, जिसके प्रोटॉन हमें मिला किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? एनोड रे या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें प्रोटॉन मिला। आई बात समझ में? ये जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन ढूंढा था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा चार्ज पार्टिकल होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। आइए जानते हैं प्रोटॉन के बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, अब हम जानते हैं कि मास जो होता है बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसका? प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.673 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है। और चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे? पॉजिटिवली चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो ये हमारे चार्जेस होते हैं। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे जानते हैं, जो मास प्रोटॉन का होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स ज्यादा होता है। पता है आपको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमारे प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हल्का होता है। कितना? बहुत ही ज्यादा हल्का होता है बेसिकली। आई बात समझ में? प्रोटॉन का जो मास होता है बहुत ही ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। चलिए आगे देखते हैं हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चार्कविट ने। किसने किया? चार्कविट ने। तो जो चार्कविट थे उन्होंने बम्बार्डिंग कराई लाइट एलिमेंट्स की, जैसे लिथियम, बोरोन, इसके ऊपर अल्फा रेस पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इमिशन हुए। क्या इमिशन हुआ? निकला न्यू पार्टिकल हैविंग जीरो चार्ज। एक नया ऐसा पार्टिकल हमें मिला जिसका जो चार्ज था वो क्या था? जीरो चार्ज था, और हैविंग मास इक्वल टू द प्रोटॉन। और प्रोटॉन के मास पे किसके बराबर था? न्यूट्रॉन किसके बराबर था? प्रोटॉन के मास के। यानी एक नई चीज मिली। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिल गए थे, फिर एक नई चीज मिली, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी जो प्रोटॉन का मास जिसका बराबर हो और जिसपे जीरो चार्ज हो। तो नया पार्टिकल हमें मिला, जीरो चार्ज पार्टिकल मिला। ठीक है, ये क्या करता था? बैलेंस करता था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसके बाद हमने देखा दीज पार्टिकल आर कॉल्ड न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था। किसके अंदर? एलिमेंट के अंदर। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? न्यूट्रॉन एब्सेंट इसमें प्रोटीजियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी न्यूट्रॉन किसमें नहीं है? इस हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन के जो एटम, इसे हम प्रोटीनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीनियम कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सबके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है इसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा। तो जो सम ऑफ मास होता है प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन, वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भी सम होता है, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। यानी आपके पास न्यूट्रॉन का मास आ जाए और प्रोटॉन का मास आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक मास निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? एटॉमिक मास निकाल सकते हो। आई बात समझ में? जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिनते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चे बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। आप ऐसा मान लो कि आप 2 लीटर दूध लेके आए हो और एक पानी की बूंद और 2 लीटर दूध, और उसमें गिर भी जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? रहेगा वो तब भी 2 लीटर ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही ज्यादा कम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा हैवीली होते हैं। इसलिए हम उसका एटॉमिक मास में उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे बच्चों किस चीज के बारे में जानेंगे? एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो हमें 3 एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। अभी तक आपको मैंने 3 चीजें बताई, इंपॉर्टेंट तीनों चीजें लिख लेना। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और चार्कविट ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, और इनके मासेस और चार्जेस याद रख लेना। तीसरी बात करेंगे हम एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि थॉमसन ने दिया था सबसे पहले, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर हमारे रदरफोर्ड आए जिन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। तीसरे नंबर पे आए बोर एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो ये 3 एटॉमिक मॉडल आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इसके बाद जो आज के समय में हम जानते हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आज के टाइम में जो कि हम जानते हैं, मैंने बताया था ना बहुत पीछे जाएंगे हम 1600 ईस्वी में, तब वहां पे चेक करेंगे तो 1600 ईस्वी में जब हम जाते हैं तो वहां पे कौन था? बताओ कौन था? जे थॉमसन। तो उनने सबसे पहले मॉडल दिया, फिर उनके स्टूडेंट आए रदरफोर्ड, फिर उनके बोर स्टूडेंट आए। ऐसे बहुत सदियां बीतने के बाद आज के समय 2000 में
फाइनल एटॉमिक मॉडल हमको मिला। और ये भी फाइनल नहीं है, आगे इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे रिसर्च चलती जाएगी तो आपको नई नई खोज मिलती जाएगी। तो अभी तक का लेटेस्ट कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, जे थॉमसन के मॉडल के, जिसे हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। देखो थॉमसन ने हमें बताया था कि ये जो होता है ना स्पेयर, ये स्पेयर कैसा होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस पॉजिटिवली चार्ज के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो कुछ ऐसा मॉडल हमें दिया किसने? जे थॉमसन ने। इसी मॉडल को हमने एक नाम और दे दिया, इसको बोलते हैं पाम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पाम पुडिंग मॉडल। और क्या बोलते हैं इसे हम? वाटरमेलन मॉडल। और क्या बोलते हैं इसे हम? वाटरमेलन मॉडल। क्योंकि एक वाटरमेलन को ऐसे बीच में से काटेंगे तो उसकी साइड की ऐसी लेयर आती है ना व्हाइट वाली, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव मान लो। और अंदर जो रेड वाला स्पेयर होता है वो सारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, जिसमें वो सीड्स इलेक्ट्रॉन की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम चलेंगे किसके बारे में जानेंगे? हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, और उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अल्फा रे पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी। क्या कराई थी? स्कैटरिंग। ऐसे रखा अल्फा रे, ऐसे ऐसे फेंके अल्फा रे, ठीक है। और जैसे जैसे अल्फा रे गए इसकी मेटल के पास, तो वहां पे क्या हुआ? मेटल कौन सा था? गोल्ड। महंगा वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कौन सा मेटल लिया था? गोल्ड मेटल, गोल्ड फॉइल में। आई बात समझ में? तो गोल्ड फॉइल में हमारा मेटल लिया इन्होंने और क्या किया? एक्सपेरिमेंट को करके देखा। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कई चीजें देखी, जैसे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा था। बहुत सारे गोल्ड फॉइल सीधे सीधे जा रहे थे, ठीक है ना, वो कहीं टकरा रहे थे ना कुछ हो रहा था। अब वो कैसे रहा था? मान लो एक छोटी सी गोल्ड फॉइल ली हमने, यहाँ पे हमारी गोल्ड फॉइल थी इस तरीके की, आई बात समझ में? तो गोल्ड फॉइल ली हमने। अब हमने क्या देखा? और हमने एक और चीज देखी। क्या चीज देखी? यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल्स कैसे फेंका, ये गए अल्फा पार्टिकल्स, रेस की तरह अल्फा पार्टिकल्स गए, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स के हमने क्या कराई? से बम्बार्डिंग कराई। तो बहुत सारी रेस, तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे ही चले गए। क्यों सीधे चले गए? क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में तो क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। आयोसन में इवॉल्व करते हैं ऐसे चारों तरफ ऐसे करके। तो हुआ क्या? और बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा खाली रहता है। बीच का हिस्सा क्या रहता है? खाली रहता है। आयोसन में तो बीच के हिस्से में से, खाली स्पेस में से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बीच में से निकल गए। लेकिन जब इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने बीच वाले में अल्फा पार्टिकल्स टकराए, बीच वाले में क्या टकराए? इनके अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल बीच में गए, ऐसे जाएंगे अल्फा पार्टिकल जाएंगे। अब तुम्हें पता है पॉजिटिव थे अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव था। तो जैसे ही बीच में जा रहे थे, जैसे ही दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव गए, दोनों ने क्या किया? रिपल्शन किया। तो टकरा के बाउंस बैक, एकदम सीधे सीधे होके ऐसे अल्फा पार्टिकल वापस आए। आई बात में? तो सेम क्या होता है कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए वो सीधे जाके एकदम रिबाउंस आ गए, कुछ अल्फा पार्टिकल निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, जैसे ही यहाँ से गए तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? देखो क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसने क्या किया? कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे ऐसे गए। अब ये पॉजिटिव साइन है भाई, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? ऐसे रिपेल करेगा, लेकिन वापस तो जाएगा नहीं। तो ये कैसे चलेगा? ये दूर चलेगा, इससे रिपेल करके इससे दूर चले गए। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से रिपेल करके दूर दूर चले गए। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने देखा कि बीच में क्या है? आपका न्यूक्लियस है, और हमने लिए थे क्या? हमने लिए थे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, लाइट के अंदर होते हैं। ऐसे लाइट जलाई और अल्फा पार्टिकल से बहुत सारे निकलते हैं, लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ऐसे गए 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 गए, टकराए टकराए, तो पहले कंडीशन हुई, वापस आ गए, रीबाउंस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रीबाउंस। टकरा के वापस आ गए। दूसरी कंडीशन में ऊपर से जब अल्फा पार्टिकल जो गए थे वो सीधे निकल गए, उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए? एकदम सीधे निकल गए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा।
तो जैसे जाना था उन्हें वैसे चले गए अल्फा पार्टिकल। ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल दूर दूर से निकल गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे हमने, ये सारे क्या है हमारे अल्फा पार्टिकल है, बहुत बीम्स लाइट है ये हमारी, तो यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल की रे ऐसे भेज रहे हैं। कुछ पार्टिकल जो हमने भेजे थे उनका एंगल चेंज हो गया, देखो यहाँ से बाउंस तो नहीं हुए लेकिन टेढ़े हो गए, ऐसे करके ऐसे गए 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 और यहाँ से एकदम टेढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन था यहाँ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो जैसे ही जैसे पास जाता था एकदम दूर भग जाता था। कैसे? एकदम जाएगा एकदम दूर भग जाता था। तो हुआ क्या कि यहाँ से एंगल, कुछ के एंगल्स चेंज हो गए, कुछ निकल गए और कुछ वापस आ गए। इससे हमें ये चीज पता चली बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये सब कुछ किया, उन्होंने एक चीज पता कर ली थी और वो चीज थी न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने? न्यूक्लियस के बारे में। अभी आता है न्यूक्लियस आगे, देखो अनडिफ्लेक्टेड हुए, कुछ तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सीधी निकल के, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और कुछ क्या कर गए? क्या लिखा है ये देखो, यहाँ पे आया सन में, कुछ क्या कर गए इसको देखो, रीबाउंस कर गए। कुछ क्या कर गए? रीबाउंस कर गए। कुछ रीबाउंस कर गए, कुछ निकल गए और कुछ छोटे से एंगल से आए, क्योंकि यहाँ पे क्या था? ये अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चला, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि जो खाली स्पेस होता है एटम के अंदर, ज्यादातर स्पेस कैसा होता है बच्चे? खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी फिल नहीं होता है। तो बहुत सारा स्पेस तो सिर्फ खाली होता है। आई बात समझ में? इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखता है, कैरी करके रखता है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे देखे थे पॉजिटिव चार्ज बाउंस बैक करके भी आ रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव में से टकरा के वापस आ रहे थे और बाकी चार्जेस ऐसे ही निकल जा रहे थे, एंगल चेंज हो रहा था। तो बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि बहुत सारे माइन्यूट फ्रैक्शंस हैं, हमने देखे, बहुत सारी चीजें देखी, इसमें डिफ्लेक्शन देखा, जैसे कि ऊपर आपने भी डायग्राम देखा था। तो हमने देखा कि बहुत सारा खाली पार्ट क्या है एटम के अंदर, ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए, क्योंकि बहुत सारा एम्प्टी पार्ट है एटम्स के अंदर। सिर्फ बीच में ही क्या दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट था वो हमारा सिर्फ बीच में ही था। आई बात समझ में? ऐसे हम आगे देखेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि होल एटॉमिक मास, सारा एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। यानी क्योंकि भाई प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के अंदर, तो जब सब न्यूक्लियस के अंदर हैं तो सिंपल सी बात क्या है? न्यूक्लियस में वजन ज्यादा होगा, हाँ के ना? तो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा वजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन दूर दूर दूर, इतनी दिखाई भी नहीं देते, इतनी दूर दूर वो क्या है? घूमते फिरते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अभी हम, इलेक्ट्रॉन साइज में बहुत छोटे होते हैं न्यूक्लियस से, इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को हम नहीं गिनते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत ही ज्यादा क्या होता है? दूर होता है। अब रदरफोर्ड ने ये सब तो हमें बता दिया था, लेकिन भाई वही बात कि रदरफोर्ड की भी चीजों में कुछ गलतियां हो गई, रदरफोर्ड की भी कुछ गलतियां हो गई, या उसने भी कुछ नहीं हमें बता पाया। जैसे जे थॉमसन ने हमें सही से नहीं गाइड कर पाया था, इलेक्ट्रॉन हमने उनका ले लिया, न्यूक्लियस हमने इनका ले लिया। तो अब आगे आए और भी लोग, लेकिन इनकी गलतियां देखते हैं, क्या की इनने गलतियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है आपको, ठीक है। दो चीज, जे थॉमसन का मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, यही सारा, और इसके बाद इसकी लिमिटेशन, ड्रॉबैक। लिमिटेशन हो गए, ड्रॉबैक, फेलियर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कमियां, हानियां। देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल? एक चार्ज। Their loss energy final the fall is nucleus and to make atomly highly unstable। इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। अब घूमता कैसे, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, लेकिन घूमेगा कैसे ये भी तो इन्होंने बताना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने वो चीज हमें नहीं बताई, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने हमें नहीं बताया। इसके बाद देखते हैं, दिस वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड व्हिच इज अनएक्सप्लेन्ड बाय द हिम। उनके द्वारा ना बताए जाने पर उनके मॉडल को क्या कर दिया? गलत करार दे दिया कि नहीं भाई गलत है। जब आप कोई चीज बताओगे नहीं ढंग से,
ठीक है, कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कैसे बोल दिया जाएगा आप सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। तो इसके लिए उनको क्या बोला गया कि भाई आपका जो मॉडल है रदरफोर्ड वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज उसे पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने हमें क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम बोर का एटॉमिक मॉडल। देखो बोर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, इसने बंदे ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको मॉडल दिया। कैसे, इसने हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताया, स्पेशल ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन का बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इन्होंने हमें क्या क्या चीजें बताई, एनर्जी के बारे में बताया कि कितनी एनर्जी रेडिएट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। Energy is emitted, absorbed by atoms and only when the electron moves from one orbit to another। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं क्योंकि इन्होंने हमें क्या चीज बताई, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया रदरफोर्ड ने कि भाई बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इतना बता के चले गए। फिर हमारे बोर चाचा है, बोर ने क्या कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस तो बीच में ही है, तो ठीक बताया है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की भी ना अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं, ये भी अलग अलग जगह घूमते हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, तो ये अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं। तो कितने ऑर्बिट्स होते हैं, तो अभी तक तो 4 ही ऑर्बिट ढूंढे थे, N1 N2 N3 N4, जिसे हम K शेल, L शेल, M शेल और N शेल बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 का टोटल 4 इन्होंने हमें बताए। आई बात समझ में आपको। इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद क्या हुआ, तो जो एनर्जी लेवल था, क्या था, जो एनर्जी लेवल था वो किस तरीके से हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में चले जाएगा, यानी दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, उसका घर देखते हो ना ऊंचाई पे चले जाने लगता है। पहले वो 1 मंजिल पे रह रहा है, गरीब था, थोड़ा पैसा आया, थोड़ी एनर्जी आई, जैसी एनर्जी आई दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, ये पूरा बना लिया उसने, बुर्ज खलीफा बना लिया, एकदम ऊंचा ही ऊंचा। क्यों, पैसा आ गया, बहुत पैसा। तो जब आदमी का पैसा आता है आदमी ऊपर जाता है, सेम ऐसे ही जैसे इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, इसके पास एनर्जी आएगी, ये अपना ऑर्बिट छोड़ के आगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये चीज हमें किसने बताई, बोर ने बताई। आई बात समझ में। और जब ये जैसे इलेक्ट्रॉन है हमारा, अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो जाए, निकल जाए, इससे एनर्जी ले ली जाए, किसी से पैसे ले लिया जाए, गरीब हो जाए, तो थोड़ी ना रह पाएगा 3-3 मंजिल में, 4 मंजिल में ऊपर की तरफ, फिर उसको क्या आना पड़ेगा, सड़क पे आ जाएगा भाई। जैसे ही पैसा उससे ले लिया जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में दोबारा आने लगता है, जैसे ही उससे एनर्जी ले ली जाती है तो वो अपने ऑर्बिट में दोबारा आने लगता है। आई बात समझ में। अभी छोटी सी जो बात है ना एनर्जी चेंज होने वाली, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे कि आप पहले चाय बनाते हो, चाय रखते हो ना, हीट करते हो, तो बहुत देर तक आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो, जो एनर्जी दे रहे होते हो तब वो देखते हो ना कितना हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाती है चाय, एकदम एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, चाय के अंदर। लेकिन जब आप उस चाय को बना के रख दोगे थोड़ी देर, फिर क्या होने लगेगा, जब चाय बनने के बाद अब वो क्या करने लगेगी, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी में से रिलीज होने लगेगा। धीमे धीमे हम क्या देखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने लग रही है, रिलीज होने लग रही है, और चाय हमारी ठंडी हो जाती है। तो सारी एनर्जी रिलीज हो गई, चाय हमारी ठंडी हो गई। आई बात समझ में आपको। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, तो जैसे हम एनर्जी देंगे चाय गर्म हो जाएगी, हीट से हम एनर्जी को समझ सकते हैं, तो एनर्जी मिलेगी उसे, और जब हम उस एनर्जी को रिलीज कर देंगे तो नेचर में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में दोबारा आ जाएगा। तो यही होता है हमेशा चीजों के साथ भी, तो इसी तरीके से हम इन चीजों को समझते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक याद कर लेना इसको अच्छे से, एटॉमिक नंबर को। तो देखो अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उसी से हिसाब से हम उसे क्या देंगे कि ये इसका एटॉमिक नंबर ये है। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। 8 होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे इसे हम, ऑक्सीजन। अभी याद कर लेना 1 से लेके 20 तक, बल्कि 30 तक याद करने हैं आप सबको, 1 से लेके 30 तक सभी एटॉमिक नंबर बुक में से लर्न करने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो
इसके बाद हम बात करते हैं Z की। तो Z को किससे डिनोट करते हैं, क्या होता है Z? बच्चे Z ही होता है आपका एटॉमिक नंबर, और Z बराबर होता है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो Z बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, क्लियर है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे ए को। ए क्या होता है हमारा, मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, वजन, बेसिकली किसी भी एटॉमिक एटम्स का मास, वजन, ठीक है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, यहाँ प्लस लगेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ेंगे हमारा मास नंबर, जिसे हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तब हमारा निकल जाएगा। और एटॉमिक मास को हम किससे देखते हैं, ए से देखते हैं। किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, ए से। आई बात समझ में आपको, चलते हैं आगे। इसको अच्छे से लर्न कर लेना ऐसे ही एटॉम का निकालने के लिए। देखो जैसे एक क्लोरीन है, इस क्लोरीन का जो 17 है, ये क्या है इसका, ये इसका बताओ क्या है बच्चे, ये है इसका Z यानी एटॉमिक नंबर। और ये जो 35 है ये क्या है इसका, A यानी एटॉमिक मास। ऐसे ही ये 11 क्या है इसका, ये है इसका एटॉमिक नंबर, क्या है इसका एटॉमिक नंबर। और ये 23 क्या है इसका एटॉमिक मास। आई बात समझ में। अब आपके पास अगर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास हो तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे अब हमको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इस पे सिंपल सी चीज देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए 11। आई बात समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। क्लियर है, आगे देखें, चलो आगे चलते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल। तो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होती है, सेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये देखना है तो आपके लिए सिंपल सा, ये न्यूक्लियस हमारा X, इसकी ये पहली शेल, इसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। तो अगर हम पहली सेल के बारे में निकालेंगे तो आप 2 लो, n लो और उसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर, बस। ये नंबर ऑफ सेल कितनी है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये नंबर 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये नंबर ऑफ सेल है। अब मान लो हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ पाएंगे। पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा 1 यानी 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आ सकते हैं, केवल 2। यानी एक शेल के अंदर अगर हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले के थ्रू, 2n स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हमें पता चल गया 2 के अंदर, एक बार 3 का देखते हैं निकाल के कि 3 के अंदर, वो 2 के अंदर कितना आएगा। तो n मान लो 2 के अंदर है, इसका हमने निकाल लिया, आप 2 का निकालते हैं। n अगर हमारा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी 8। तो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे इसके अंदर। ऐसे ही अगर हमें 3 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो n की जगह 3 रखेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर 2 इंटू कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 दूनी 18 है। तो यानी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले में, 18। तो n3 में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई बात समझ में। ऐसी अगर n4 होगी तो n4 का भी निकाल लोगे, n4 रख दोगे, n4 का आंसर आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हो, जितनी नंबर ऑफ सेल दे रखी हो, उसके निकाल लोगे आप आराम से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2n स्क्वायर। ठीक है, बहुत जल्दी बताया, बिल्कुल क्लियर, ताकि आप जल्दी से करो इस चीज को। बोर्ड सारी स्कीम कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं। ये देखो आपके लिए सारे निकाल रखे हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं, तीसरी में 18, चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में। इस तरीके से हम KLMN इसको देते हैं। और इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग वाला एक पार्ट निकाल सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब इसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है, जब भी कोई मेटल, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हमने देखा था, 8 ना। तो इस 8 को हम KMNL में अगर हम देना चाहेंगे तो पहले KLMN 8 है, K के अंदर तो सिर्फ 2 ही आ पाएंगे, कितने बचे, 6, यहाँ 6 बचे। पर यहाँ आने कितने चाहिए थे, मैक्सिमम आने कितने चाहिए थे, यहाँ L के पास 8 आने चाहिए थे, K के पास तो 2 है, तो ये तो सही है। इसके पास तो 8 आने चाहिए थे, तो आए कितने, 6।
तो जब 6 आए तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो मैं एक को फिर से बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग किसी भी चीज के हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। आपने क्या करना है, KLMN निकालना है। अब देखो KMNN की पहले बता देता हूं कि पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो अगर हम K की बात करें तो मैक्सिमम 2 होते हैं, L में मैक्सिमम 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। अभी हमने निकाले थे ना, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है। अब ये बताओ कि हम क्या करें, अगर हमें इसकी बैलेंसिंग निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, बैलेंसिंग, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, तो कैसे देंगे। इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 पहले देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने, सन में आ रहा है तुम्हें, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 2 तो पहले ही दे दिए, 8 में से 2 निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ क्या ना, बिल्कुल। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। इसमें तो देखो पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो ये तो फिल हो गई ऑर्बिट, लेकिन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इससे आप ऐसे समझो कि आपके पास एक क्लास है जिसमें 8 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे बैठे हैं। तो कितने बच्चों की अभी जगह खाली है, 2 बच्चों की। तो वैकेंसी बैलेंसी कितनी है, 2 की, 2 बच्चों की खाली है, कमी है इस पे 2 की, इस पे 2 की क्या है, कमी। तो इसी कमी को हम क्या बोल सकते हैं कि यही क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कितनी होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है -2। कितनी होती है, -2। आई बात समझ में आपको। एक और जल्दी से एग्जांपल दूंगा, उसको भी आप समझो। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, हम फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। अब देखो KLMN मैक्सिमम आपको पता है, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। यहाँ देखो अब इसे तोड़ेंगे, 2 हमने पहले दे दिए, 9 में से 2 निकाले, कितने बचे, 7। अब इसमें तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी भी एक जगह खाली है, एक बच्चे बैठने की जगह अभी भी है। इसी खाली जगह को बोलेंगे -1। तो यानी फ्लोरीन की कितनी हो गई, जो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है वो होती है -1। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग निकाल लोगे किसी भी एटम की, बिल्कुल शाबाश। अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल बता देता हूं मैं। देखो अगर ज्यादा होगा, बेसिकली देखो अगर ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, सोडियम है ये, क्या है ये, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर हम Z की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। फिर से KLM लिखेंगे, KLMN 11 है। तो 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले 2 दे दिए भाई, सबसे ज्यादा 2 ही आ सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना। L के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 दे दिए। M के अंदर 18 आ सकते हैं, लेकिन अब देखो 2 8 कितने हो गए, 10। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब यार ये तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहे तो बहुत है। अब आप ये मान लो कि एक क्लास है, इसमें एक ही बच्चा बैठा और बैठने की 18 बच्चों की जगह, तो हम ये कहेंगे कि 17 बच्चे कम हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 17 बच्चे कम है, हम कहेंगे कि हमारे पास एक बच्चा ज्यादा है। क्या कहेंगे, एक बच्चा ज्यादा है। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि इसको हम किस में डिनोट करेंगे, +1, यानी एक ज्यादा है। अगर इस एक को हटा दें तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखो बैलेंस, ये तो पूरा फुल हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी ये फुल हो गया। आई बात समझ में, एक ज्यादा है। तो यही चीज हमने देखनी है कि कितनी ज्यादा है, कितनी कमी है। तो इसमें एक ज्यादा है, यानी सोडियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो वो होगा कितना होगा, +1। बैलेंसिंग होगी सोडियम की, कितनी होगी, +1। आई बात समझ में आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर यही आपको सिखाता है मेनली। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट, सारी बातें को याद रखना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको और देख लेते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो यानी सेम एटॉमिक नंबर, जब सेम एटॉमिक नंबर के 2 चीजें होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। जैसे इस क्लोरीन को देख लेते हैं, देखो मास अलग अलग है, इसका 35 है, इसका 37 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे हम एटॉमिक आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे हम, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का कहीं कहीं जगह यूज होता है, तो ये पढ़ लेना, यूरेनियम वगैरह के आइसोटोप्स यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में आइसोटोप्स यूज होते हैं,
कैंसर के ट्रीटमेंट में आइसोटोप यूज होते हैं और गोइटर में आइसोटोप यूज होते हैं। क्या आइसोटोप नेचर में मिलते हैं हमें फ्रीली, जैसे बाकी के सब्सटेंस मिलते हैं ऐसे ही आइसोटोप्स मिलते हैं। आई बात समझ में आपको? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसी एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, आइसो बार। क्या आती है? आइसो बार। देखते हैं, ठीक है, आइसो बार। आइसो बार की बात करते हैं तो आइसो का मतलब हो गया सेम। फिर से क्या हो गया? आइसो का मतलब सेम, बार मतलब देखो बार बार भार, भार भार मतलब वजन, वजन मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस एटॉमिक मास। कहने का मतलब क्या है? ये एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास दोनों के बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक मास बराबर होंगे। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसो बार्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आइसो बार कहते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, सोडियम का देखो 24 होता है, मैग्नीशियम का भी 24 होता है, आर्गन का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास एक है। देखो एटॉमिक मास क्या है? एक है। आई बात समझ में? तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसो बार कहते हैं। और ऐसी तरीके से आपका चैप्टर हो गया फिनिश। आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे उनको कॉपी में लिखना है, लर्न करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे की वीडियोस भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी और पूरी कंप्लीट वीडियोस होने के बाद आपको एक सिंगल वीडियोस भी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी एग्जाम की साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, सारी लर्न करनी है, आगे बढ़ना है। चलिए।